वेलकम टू ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे कक्षा 9 विषय गणित के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी जो परीक्षा है, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, उन सब में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर विषय में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपको मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विधिवत हल कराएंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने यार दोस्तों को भी शामिल करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन ये नज़र आ रहा, क्या है? पहला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, ध्यान रखना है, बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो है आपको एक नंबर या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। केवल दो ही ऑप्शन है, यस या नो, सही या गलत। ठीक है, तो देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला जो ऑप्शन दिया गया है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब जरा बताइए कि शून्य एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये शून्य परिमेय संख्या है। लेकिन अगला ऑप्शन दिया है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक सभी ऐसा नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 5, तो ये था, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन उसके पहले संख्या 4, इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे तो जो 2 होगा वो हो जाएगी परिमेय संख्या। अब आता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो काउंट करने में प्रयोग की जाती, गिनतियों में यूज होती हैं। लेकिन यदि उसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि px इक्वल 5x² माइनस 3x प्लस 7 हो तो p ब्रैकेट में 1 का मान कितना है वो बताना है। तो देखो, यहाँ पर ये आप लिख लीजिएगा 5x² माइनस 3x प्लस 7, और यहाँ लिखा है p1। p1 का मतलब हुआ x की वैल्यू आपको 1 फिल करनी है। कितनी लिखनी है? क्यों? यहाँ पर देखो px लिखा हुआ, हम कंपेरिजन भी कर सकते थे px से। ऐसे देखिए, तो px और इधर p1 है, मतलब x की वैल्यू कितनी 1 हो गई। अब जरा चेक कर लीजिए भाई, मान कितना आएगा। तो 5 लिख लीजिएगा और 1 का स्क्वायर लिखिएगा, माइनस 3 लिखिएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 7। अब कितना मान आएगा? देखिए, ये 5 हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बिल्कुल सबको पता है, तो हमने भी यहाँ पर 1 लिख लिया है। माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, और प्लस का 7 होगा। अब जरा देखिए भाई, 5 बन जा तो 5 होता है, तो 5 ये लिख लीजिएगा, और ये माइनस का 3 लिखिए और प्लस का 7, दोनों को जरा ऐड कर दीजिएगा। 7 और 5 मिलके 12 हो गया, और 12 में से 3 को माइनस करिएगा, क्योंकि 3 माइनस का है। तो 12 में से जब 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा बच्चों? जरा बता दिए बेटा। 9 आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कौन सा? 9। ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए भाई, चलिए, ये कह रहे हैं कि x इक्वल 5 व y इक्वल 7 में निम्नलिखित रैखिक समीकरण का कौन सा हल है वो बताना है। देखिए, यहाँ पर आप जो है, ये इन 4 समीकरण में A, B, C और D ऑप्शन में x की जगह आप 5 लिख दीजिएगा, y की जगह पे 2 लिख दीजिएगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, वही इसका हल हो जाएगा।
तो देखो यदि हम पहले समीकरण में देखें तो x की जगह पे हम 5 लिखते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं यहीं पे फटाफट। x की जगह पे मैंने 5 लिख दिया है और y की जगह पे 2 लिख दिया, ये हो गया। अब देखिए 7, देखिए 5 प्लस 4 ये 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हल नहीं होगा। ऑप्शन हमारा पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा जरा देख लीजिएगा इसी बात पे, यहाँ पर 5 लिखा ना, 5x, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया है, x के स्थान पे 5 लिखा, प्लस का 2 लिखा, y के स्थान पे 2 लिख दिया, ये भी 7 बोला है, तो ये 25 हो गया है और ये 4 हो जाएगा इक्वल 7 है। 29 इज नॉट इक्वल 7, ये वाला भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब बताइए, देखिए x की जगह पे हम 5 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाए थर्ड नंबर में x की, क्योंकि x प्लस वाई लिखा, x प्लस वाई इक्वल 7, x के स्थान पे आप 5 लिख लीजिएगा, y के स्थान पे 2 लिखिएगा, ये 7 हो गया। अब जरा बोलो तो भाई क्या आ रहा है आंसर, 7 इक्वल 7 आ गया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ x प्लस वाई इक्वल 7, और यही है इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और कह रहे हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण 2x प्लस 0y प्लस 11 इक्वल 0 के किसी भी हल का रूप हो सकता है। यानी अब उसका उल्टा दिया सवाल, यानी आपको समीकरण दे रखी है, मान दिए हुए हैं, इन मान को आपको यहाँ पर क्या करना है, रखना है, इस मान को यहाँ पर रखना है, और जिसको ये सेटिस्फाई कर जाए, संतुष्ट कर जाए, वही हमारा जो हो जाएगा मान हो जाएगा। तो मैं देखो बारी बारी से मान पहले वाले को रखना शुरू करता हूँ। देखिए 2 लिख लीजिएगा, और यहाँ x की जगह पे कितना लिख रहे हैं, ये x की जगह पे लिखेंगे -11/2, ये 11/2 लिख लिया, प्लस 0, और y की जगह पे 0 लिख लिया, तो ये 0 हो गया है, प्लस 11 इक्वल 0। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, -11 बचा, तो हम यहाँ -11 लिख लेते हैं ये वाला, और प्लस 11 और लिखा यहाँ से, ये तो 0 हो गया इक्वल 0। अब इसको भी कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया, 0 बराबर 0। तो मिल गया फिर आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसका जो x का मान होगा -11/2 और y का मान होगा 0। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, समझाएंगे हम केवल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर, ट्रायंगल सामने बना रखा है AB और C, इसमें कहा AB और AC बराबर हैं। मैं इन दोनों लाइनों को जरा बराबर दिखा देता हूं भैया, ये दोनों लाइनें बराबर हो गई। B कोण 50 अंश, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है, कितना है 50, यानी 50 अंश हो गया। तो कोण C का मान बताना है, इस वाले कोण का मान निकालना है। अब जरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पास कर दीजिए भाई, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 130। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जब दोनों लाइन बराबर, तो दोनों कोण बराबर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका कोण का मान कितना हो गया, 50 अंश हो गया, और मिला ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी का मान 50 है, तो ऑप्शन सी का मान भी 50 होगा, क्योंकि दोनों लाइन ए बी और ए सी बराबर हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब लगे हाथ यदि हम आपसे एक कोण का मान पूछ लें, तो जरा बता दीजिए बेटा कोण ए का मान कितना होगा, तो जरा बताइए। तो देखिए कोण ए का मान यदि हम कहें आपसे, तो 50-50 तो 100 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180। 180 में से 100 माइनस कर दीजिएगा, तो एक कोण का मान कितना निकल जाएगा, 80 निकलेगा। ये भी आपका एक अंश का भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 6 नंबर में बता रखा है, 6 नंबर में कह रहे हैं कि ए बी और क्यू आर ये बराबर हैं, ए बी और क्यू आर बराबर हैं, बी सी और आर
पी या पी आर बराबर है, सी ए और पी क्यू बराबर है, तो सर्वांशम कौन त्रिभुज होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बन गया, नाम लिख लिया, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, नाम बस ऐसे लिखा, चित्र बनाया केवल। ए बी को उन्होंने बताया है, ए बी को क्यू आर के बराबर बता दिया है, ए बी को, तो ए बी लाइन देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए और बी, ये क्यू आर कहा तो मैं यहाँ पर क्यू लिखता हूँ, यहाँ आर लिख लेता हूँ फिलहाल के, और इस लाइन को बराबर बोल दिया हूँ। बी सी तो बी सी ये यहाँ पर सी लिख लीजिएगा, और ये बताया कि बी सी ये लाइन है और बी सी किसके बराबर है, आर पी के बराबर है, तो आर मैंने इधर लिखा, पी यहाँ कर दिया, तो आर पी की ये बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या कह रहे हैं देखिए, और सी ए का मतलब हुआ ये लाइन, ये हो गई सी ए लाइन, और ये है पी क्यू के बराबर, ये इस लाइन के बराबर है। तो हमको अब ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें के कौन सा ऑप्शन सर्वांशम को इसको बताएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर ए होगा जो क्यू के बराबर, देखिए ए कोण होगा क्यू कोण के बराबर, ऐसा तो दिखा नहीं कहीं पर। ठीक है, ए कोण क्यू के बराबर होगा, और बी कोण ये वाला आर कोण के बराबर, और जो सी कोण है वो पी कोण के बराबर है। यानी हम ऐसे कह दें कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक है, तो सर्वांशम बता रहे हैं, ये उठा के इसके ऊपर रख दे तो झप जाएगा, यानी कि पूरा ढक लेगा। तो कि जब इसको उठा के रखेंगे बेटा, ये इसको उठा के रखें तो ये लाइन इसके बराबर जा रही, तो इसको बंद करेगी, ये लाइन इसको बंद करेगी, ये लाइन इसको बंद करेगी, तो ए कोण क्यू के बराबर। अब जरा देखो ए यहाँ पर है, यहाँ पी गलत हो गया, यहाँ ए देखिए, ये ए दिख रहा और यहाँ पर एक क्यू दिख रहा, तो ए और क्यू बराबर, बस एक पॉइंट आपको मिल गया। और देखो बी और आर के, बी जो है आर के बराबर है, बी और आर ये भी मिल गया, बस हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को फिर से समझ लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती होने के चांसेस पूरे हैं। देखिए कहा एक ट्रायंगल कोई बनाओ, एक दूसरा ट्रायंगल बनाओ, शर्त इन्होंने बताई कि ए बी का जो मान है क्यू आर के बराबर है, तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया, इधर भी एक ट्रायंगल बना लिया। इस वाली ट्रायंगल में एक भुजा को मैंने ए बी अपनी इच्छा अनुसार लिख दिया, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, तो क्यू आर को मैंने इसी के हिसाब से लिखा कि ऐसा करें भाई, ये लाइन इसके बराबर बताई, तो ये जब ए बी को मैंने इसको लिखा तो क्यू आर को मैंने इधर लिख लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा था बी सी, तो बी सी मैंने नीचे लाइन की डाल दी, और बी सी आर पी के बराबर, तो आर पी मैंने इसको लिख दिया, तो तीनों ट्रायंगल तो क्लियर हो गए। अब यदि हम इसको ये कहने ये वाली लाइन इसके बराबर है, अब बेटा इसको उठा के हम इस पर रख लें, ऐसे कॉपी कर लें, इसको कॉपी करें, इसके ऊपर रख दें, तो ये वाली लाइन इसको पूरा मैनेज करेगी ए बी को, और आर पी लाइन बी सी को मैनेज कर जाएगी, और ये लाइन इसको मैनेज कर जाएगी। तो किस कोण के ऊपर कौन पड़ा, तो कोण के ए के ऊपर क्यू पड़ गया, कोण बी के ऊपर आर पड़ गया, कोण सी के ऊपर पी पड़ गया, और यही हमारा हो गया आंसर। ऐसे इसको ध्यान रखेंगे तो सवाल कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, दी गई आकृति में डी ए बी, कहीं दिख रहा होगा आपको, डी ए बी, यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, ये जीवा बना रखी ए बी, और यहाँ से ए से एक लाइन जाके सी पे मिलती है, बी से एक लाइन सी पे मिलती है, और बी से एक लाइन डी पर मिलती है, ए से एक लाइन डी पर मिलती है। यहाँ ऐसे बोलें किसी वृत्त में ए बी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में दो कोण दिख रहे हैं, कौन कौन से, कोण डी और कोण सी, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय आपको बताती है कि किसी वृत्त में एकांतर वृत्तखंड में किसी जीवा के द्वारा बने कोण आपस में बराबर होते हैं।
तो यदि हम यहाँ पर देखें, ये जो कोण हो गया, ये दोनों सी और डी बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, डी ए बी। देखो ये पूरा कोण शायद इसमें थोड़ा गलत दिख रहा है आपको, ये डी ए बी ये पूरा कोण 60 अंश का है, और ए बी और डी ये वाला जो कोण है 50 अंश दिख रहा। ठीक है, ये दोनों कोण दिख रहे हैं यहाँ पे 50। तो आपसे पूछा गया है ए सी और बी इस वाले कोण का मान बताना है। तो सब लोगों का आंसर आपका सही हो जाएगा। क्यों? हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी डी में। तो ए बी डी में एक कोण 60 हो गया, दूसरा 50, 60 50 110 हो गया। 180 से हम घटाएंगे तो 70 अंश का कोण निकल जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात, एकदम कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 70 हो गया। अब जब ये कोण 70 अंश है तो ये वाला मान भी कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा, और आपका हो गया ये राइट आंसर 70 अंश। ठीक है, ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी है 70 अंश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है वो आपको मालूम हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी चित्र वाला सवाल है, और आपके जो क्वेश्चन हैं वो चित्र वाले थोड़े मुश्किल पड़ते हैं, इसलिए इनमें हमने क्वेश्चन वाले जो चित्र वाले क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 नंबर में, निम्न चित्र में यदि बिंदु ओ वृत्त पी क्यू आर, ये दिख रहा पी क्यू आर का सेंटर है, ये बताया ओ, तथा कोण पी ओ आर ये दिख रहा, ये वाला मान कितना बताया 140 अंश बताया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, पी क्यू आर इसका मान पूछा गया है, इसका कितना मान होगा वो आपको बताना है। अब समझिए जरा, पहले हम देखें इतने हिस्से को भूल जाते, ये वाला नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पर एक समझदारी के लिए एक लाइन मिला लेते हैं, ये वाली लाइन मिलाई, जिसको किस नाम से जानेंगे तो सब लोगों का जवाब होगा सर ये तो जीवा है। तो पी आर जीवा के द्वारा यदि बोले परिधि पर कोण कितने अंश का बनना है, तो बता रहे हैं परिधि पर कोण हमको मालूम नहीं, लेकिन ये सी कोण बन रहा है, लेकिन केंद्र पर कितने अंश का कोण बनना है, तो 70 अंश का बनना है। क्योंकि जीवा के दोनों बिंदुओं से पी और आर से लाइन जा करके बिंदु ओ पर मिल रही, कितने अंश का कोण बना रही है, 140 अंश का। ये प्रमेय आपको बताती है किसी वृत्त में किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण का आधा उसी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में या उसी दिशा में बना कोण आधा होता है। तो मैं यहाँ 140 लिखा, तो इस वाले कोण को 70 लिख देता हूँ। तो कोण सी जो हो गया वो आपको 70 अंश मालूम हो गया। कितना हो गया 70 कैसे मालूम हुआ, 140 का आधा कर लिया। अब जरा देखिए यहाँ पर पी क्यू आर सी दिख रहा, पी क्यू आर सी ये कैसा हुआ, चतुर्भुज है, लेकिन ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान होता है 180, यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। अब जब 180 में एक कोण 70 निकल गया सी, 180 से 70 माइनस करिएगा तो 110 अंश का कोण ये आपके सामने बनेगा। कौन सा कोण, पी क्यू आर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब मान लो ऐसा दिमाग आपका ना चले, भाई सबका दिमाग तो अलग अलग चलता है, ठीक है। अब ऐसा दिमाग ना चले तो देखिए हम ये भी तो बोल सकते थे, देखिए थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से। देखिए यदि हम इस कोण की बात कर लें, इस कोण की जरा बताइए बेटा, जिसको मैंने डार्क किया है, लाल से लाइन खींची है, इस कोण का मान कितना होगा, तो सबका शायद जवाब मिलेगा कि सर 100 ये है पूरा कोण तो 360 का होता है, तो 360 में से 140 माइनस कर दीजिएगा, तो 360 ये लिखा, 140 मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया है, ये 0 बना गया है, 2 हो गया है, 220 हो गया। नहीं आप कहेंगे कि ये सर जो ऊपर रेड कलर से मैंने दिखाया है उसका मान कितना है 220 है। अब बताइए ये बड़े चाप के द्वारा पीसीबी चाप द्वारा पीसीआर चाप द्वारा केंद्र पर बनता है कोण
220 अंश, तो उसी चाप के द्वारा परिधि पर बनेगा कोण उसका आधा 110 अंश। तो हम इस तरह से सवाल को भी बता सकते हैं। अब लगे हाथ एक चीज और जान लें, यदि यहीं पर हम आपसे ये पूछें कि बेटा ये बताइए इस वाले कोण का और इस वाले कोण का मान कितना होगा, तो कितना होगा भाई? तो हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज OPR दिख रहा, बिल्कुल सही दिख रहा। तो त्रिभुज OPR में हम आपसे बोलें कि ये दोनों लाइनों में कोई रिलेशन है, तो सबका एक तरफ से जवाब आएगा सर ये दोनों लाइन बराबर हैं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और क्योंकि वृत्त की जब त्रिज्याएं हैं तो दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। अभी एक सवाल आया था इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में, तो एक कोण घटा दो 140, 180 से 140 घटाएंगे तब बचेगा 20 और 20, यानी कहने का मतलब हो गया 180 में से मैंने घटाया 140, क्योंकि एक अकेला कोण था 140, बचा कितना 40 अंश। अभी 40 अंश को हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, और जिसको मैंने हरे से निशान लगाया है वो हो जाएंगे 20 अंश और 20 अंश। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ये आंसर भी एक अलग से पता चल गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का व्यास है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक बनाते हैं ये सर्कल, और कहा ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB चतुर्भुज के परिगत वृत्त का व्यास है। तो मैंने ये एक लाइन ये बनाई है और नाम दे दिया इसका AB, और AB ये क्या है, व्यास है, क्योंकि यहाँ दिखा देते हैं एक सेंटर है, ये केंद्र हो गया। ये केवल ऐसे दिखा दिए कि ये केंद्र है, इसलिए AB इसका व्यास हो गया। आगे क्या कहा, A यहाँ पर है ABCD, तो मैं यहाँ पर ABC एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ और D यहाँ ले लेता हूँ, और ये बना लिया चक्रीय चतुर्भुज कुछ ऐसे, ये बन गया। तो ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जैसा कि आप पहले से यहाँ बता रखे थे। AB व्यास है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब जरा देखो क्या कहा है, ADC AD और C, ये वाला कोण दिख रहा, ADC इस कोण का मान है 130 अंश। कितना है, 130 अंश इस कोण का मान है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है BAC इस वाले कोण का मान बताइए, यानी कि आपको इस वाले कोण का मान बताना है, जिसको मैंने यहाँ पर व्हाइट से निशान मारा है। किसका ना, BAC की वैल्यू ये बताना है, BAC की वैल्यू कितनी होगी। आप देखिए कैसे बताएंगे। देखो ये 130 का आपको दिख गया, तो ये जब 130 का है तो ये सामने वाला कोण इसके 50 अंश का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान होता है 180 अंश। तो जब ये 130 दिया हुआ है, 130 जरा बड़ा बड़ा इसको मैं लिख देता हूँ फिर से भाई, 130 से बन गया, और ये 50, 150 और 130 मिलकर 180 हो गया। अब यहाँ जरा देखिएगा, इस वाले कोण का कोई मान बताए भाई जल्दी से, इस वाले कोण का कोई मान हमको जरा बता दे भाई, समझदार व्यक्ति हूँ। ACB इसका मान कितना होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में पास करिए भाई। तो इसका मान होगा कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी तुरंत। इसका मान होगा 90 अंश। ठीक, बताइए क्यों, क्योंकि AB इसका व्यास है, इसका मतलब AB इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये कोण 90 हो गया। अब बताओ 90, ये कोण C जो जिसको मैंने नीले से निशान लगाया है, और 50 कोण जो B है उसको जो सफ़ेद से मैंने निशान लगाया है, 90 और 50 जोड़ेंगे तो होगा 140। कितना होगा, 90 और 50 हो जाएगा 140। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश होता है। अब 140 माइनस कर दीजिएगा तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कोण का मान। एक बार जरा अपने आप भी देख लीजिएगा, और एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 40 अंश। क्यों हुआ? इस वाले कोण का मान 50 था, इसके सामने वाला इस कोण का मान 130 दिया था, सामने वाला ये बी 50 अंश हो गया। ये 90 का होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। 90 और 50 जोड़ा हो गया 140, 180 से माइनस कर दिया तो बच गया 40। आपका आंसर आया 40 अंश, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो देखिए ये बनता है शंकु, ये ऐसे तो शंकु लिखते हैं, नाम आप लिख लीजिएगा ए बी और सी। ये होता है सेंटर, ऐसे इसकी होती है हाइट। ये चित्र बन गया। अब इन्होंने त्रिज्या की बात करी तो त्रिज्या को मैंने ये दिखा दिया, ये त्रिज्या हो गई आर, और आर का मान है 6 सेंटीमीटर, ये लिख लिया, ये हो गया। यहाँ सेंटर वो लिख दीजिएगा। ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, इस वाली दूरी को आप एच लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है, मतलब AC का मान, इस लाइन का मान पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई, ये कर्ण हो गई, कर्ण का मान निकालना था, लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L स्क्वायर इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट का निशान लगाएंगे, R की जगह पे कितना लिखेंगे, 6 लिख देंगे तो 6 का स्क्वायर हो गया, और H की जगह पे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो L इक्वल रहेगा, तो अब ये आएगा 36 और ये होगा 64, दोनों को एक में मिला देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल जब निकलेंगे तो देखिए 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल गई, 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या मालूम है तो हम त्रिज्या को r लिख लेते हैं, कितना, 4 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल l से लिखते हैं। अभी सवाल मैंने जस्ट लगाया है, तो यदि हम आपसे कह दें कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी होगी तो आप क्या लिखेंगे, देखिए त्रिज्या मालूम थी, तिरछी ऊंचाई में तो h नहीं पता है, तो यहाँ पर h पहले निकाल लेंगे, क्योंकि बिना h के शंकु का आयतन नहीं निकलेगा। तो L स्क्वायर इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L की जगह पर आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर ये हो गया, और ये 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस एच स्क्वायर हो गया। ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9। तो h के मान हो गया 3 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h का मान 3 सेंटीमीटर मालूम हो गया। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फार्मूला भाई आप लोग बता दीजिए हमको। तो शंकु के आयतन का फार्मूला हम यहाँ तब तक लिखते हैं और आप लोग समझ जाइए क्या होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फार्मूला होता है, कोई बताएगा हमको, बता दीजिए बेटा। शंकु का आयतन, अच्छा इतना ही बता दिए सही लिखा कि गलत लिखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला सही है कि गलत है, बस इतना ही यस या नो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर 1/3 लिखते हैं,
पाई की जगह पे पाई लिख लीजिएगा, क्योंकि पाई के फॉर्म में आंसर ही लिखा हुआ है, तो पाई लिख लीजिएगा। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या तो 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 2 बार लिख लेता हूँ। ऊंचाई कितनी आपने निकाली? 3 निकाली, तो 3 यहाँ से कैंसिल कर ये लिख लेता हूँ। ये वाला 3 यहाँ से कट जाएगा। अब तो आंसर सबको पता चल गया ना। 4 और 4 का गुणा करें 16 पाई साथ में हो जाएगा, तो 16 पाई और घन सेंटीमीटर लिखें और या लिख दें सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है। आंसर जरा चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, 16 पाई क्यूब, ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, तो शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो मैं तुरंत यहाँ पर त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। क्यों भाई लिख लेता हूँ? क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह पे आप h लिख लीजिएगा, और ये कितना है ऊंचाई? ये 12 सेंटीमीटर, आप 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। कहा क्या गया है? ये लंबवृत्तीय शंकु है और वक्रपृष्ठ बताना है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो तिरछी ऊंचाई का हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं, L² = R² + H²। तो L² = R की जगह पे हम 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर H की जगह पे 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना बच गया? 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मैं 144 यानी कि 144 लिख लेता हूँ। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 169 169 L², तो L का मान हो जाएगा √169 और L का मान हो जाएगा 13। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई मालूम हो गई। 169 हो गया, वर्गमूल किसका? 169 का वर्गमूल निकाला 13 हो गया, क्योंकि 13 13 होता है 169। ठीक है, अब हमको निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ सूत्र जरा आप लोग इधर से पास कर दीजिएगा। क्या है सूत्र शंकु का वक्रपृष्ठ? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है। हम लिखते हैं, आप सही गलत सिर्फ बताइए। ये होता है पाई आर एल, यस या नो? तो ठीक है, पाई आर एल शंकु का वक्रपृष्ठ होता है। पाई की जगह पे हम पाई ही लिखेंगे। आर का मान कितना है? 5 है, तो आप 5 लिख लीजिएगा, और एल का मान कितना है? 13 है, और गुणा करेंगे तो 65 पाई, और वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, या वर्ग सेंटीमीटर, या हम लिख देते हैं 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करिएगा तो ऑप्शन हमारा ये जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, कठिन बिल्कुल नहीं है। कहा एक अर्धगोलाकार कटोरा जो 0.75 मोटी स्टील का बना हुआ है, यानी कटोरा स्टील का बना हुआ है, उसकी मोटाई जो है स्टील की, जो उसकी पृष्ठ उसका जो है जो स्टील उसमें लगी है वो 0.75 सेंटीमीटर है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, देखिए ऐसे कुछ चित्र बना रखा है, ये जैसे मान लो भाई कटोरा है वैसे ये, तो ये स्टील की मोटाई जो थी ये वाली जो मोटाई है वो 0.35 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंतरिक त्रिज्या की उन्होंने बात करी है, तो मैं यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या को ऐसे दिखा देता हूँ, ये आंतरिक त्रिज्या अंदर वाली। ठीक है, अब करें कटोरे का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो हमको बाहरी त्रिज्या लिखनी पड़ेगी, अंदर वाली त्रिज्या से काम नहीं चलने वाला है। बाहरी त्रिज्या यानी ये लिखनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कटोरे की बाहरी त्रिज्या, कटोरे की
बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या को r बोल दीजिएगा। तो बताओ ये दूरी 7 है और इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो 7 प्लस 0.35, तो ये आ जाएगा r का मान 7.35 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम s इक्वल टू लिखते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 लिख लीजिएगा। पाई के फॉर्म में आंसर दिया नहीं है तो आप पाई का मान 22/7 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 22/7 लिख दीजिएगा। और r का मान देखो लिखा है 7.35, ये बन गया है। और 2 बार हम लिख देंगे 7.35, ये हो गया 7.35। 7 से काटिएगा, 7 से करना 7 दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर गलती ना हो जाए, जब 3 अंक उतारेंगे 0 पहाड़ा नहीं लगेगा तो 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 7 × 5 = 35, ये बन गया। अब देखो ये गुणा करेंगे तो ये 44 इधर बन गया है और 7.35 गुणे 1.05, ये गुणा करना है आपको। ठीक है, ये गुणा करना है आपको। कितना आंसर गुणा करने पर आएगा ये भाई आंसर आप लोग जरा हमको बता दीजिए तुरंत कितना आएगा। वैसे हमारे हिसाब से जो आंसर आएगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं ना, कैलकुलेशन आप करिए और हमारे हिसाब से जो आंसर दिखा है ये आंसर दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ में, और ये ऑप्शन आएगा 339.57। ठीक है, 339.57 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए अब आ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। यदि गोले का व्यास है 18 सेंटीमीटर तो उसका आयतन कितना होगा वो आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यदि गोले का व्यास तुमको मालूम है तो त्रिज्या सब लोग बता देंगे 9 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? गोले का व्यास है 18 तो त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर। गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? अब हम लिखेंगे और यस और नो का जवाब आपको देना है कि गोले के आयतन का सूत्र क्या सही है कि गलत है। तो गोले का आयतन ये मैंने लिख दिया है 1/3 पाई आर क्यूब। बताइए सही है कि गलत है? गोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब सही है या गलत है? अब भाई खा गए धोखा कुछ लोग कि आप लोगों ने सोचा होगा कि सर 2 बार तो सही किए हैं, जो लिखा वही सही था, इस बार सही नहीं था। हमने तुरंत यहाँ पर चालाकी करी और 4 छोड़ दिया और 4 की जगह पे 1 लिख दिया। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। मान डालिए, बस आंसर बताइए। 4/3 पाई के फॉर्म में आंसर लिखना है तो पाई की जगह पे पाई लिखो, और आर का मान है 9 तो मैं यहाँ पर 9 × 9 और गुणा 9a लिख देता हूँ। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत है नहीं। अब देखिए 3 से मैंने यहाँ पर काट दिया है, 3 × 3 = 9 हो गया है। तो अब देखिए 9 × 4 = 36 तो ये बन गया, 9 × 4 = 36 हो गया, 3 × 9 = 27 तो ये बन गया, और पाई तो पाई ही रहा। अब 36 और 27 का गुणा करना है। 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81 चाहे करें, 81 12, बात तो एक है, ये 81 लिख लिया है और ये हो गया 12। 12 करना 12 हासिल लेके आओ 96 और 97, तो गुणा कर लीजिएगा और 972 आया। ये 972 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब बोलें या घन सेंटीमीटर कहें। ठीक है, 972 पाई घन सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर क्यूब बोलें, और ये ही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है,
तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर आपके 14। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का मान कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुरंत आंसर लिखना है। देखो जैसा कि आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, ये पक्का पता नहीं, लेकिन बेस समान हो तब घातें जुड़ती, नहीं तो नहीं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर दोनों के बेस 2 और 2 थे, तो हमने 2 लिख लिया है, पावर लगा दी 2/3 और प्लस 1/3। बोलो बेटा 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3। दोनों के आधार समान थे, 2 की पावर पहले वाला था, 2 की पावर दूसरा वाला भी था। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 कर लिया है। अब यहाँ पर आएगा, देखिए 3 3 लघुत्तम हो गया, तो 3 मेरा लघुत्तम गया, 2 और 1 3 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 हो गया, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाते हैं 16 में। क्या क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहे हैं 252 की पावर 2 और 251 की पावर 2, इसमें कितना मान होगा ये बताना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 252 गुणे 252 लिखेंगे, और 251 गुणे 251 करेंगे, तिहरिया गुणा जिसको हम बोलते हैं ना, वो करेंगे, और फिर जाके घटा के तब आंसर लिखेंगे। लेकिन इतना लंबा हमको नहीं लिखना है, बस सीधा आंसर पे आना है। तो देखिए 252 ये लिख दीजिएगा, पावर 2 लगा दीजिएगा, और 251 ये लिख दीजिएगा, पावर 2 लगा दीजिएगा। इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, तो ये बन गया a² माइनस b²। एक में जोड़ो, एक में घटाओ, तो जोड़ दो भैया, 252 ये हो गया प्लस 251 ये हो गया, और घटा देंगे तो 252 माइनस 251 ये हो गया। इन दोनों का जो जोड़ लीजिए क्या आएगा, 2 और 1 3 हो गया है, 5 5 10 हो गया है, 2 2 4 1 5 503 तो ये मिल गया आराम से। और 252 में से 251 घटाएंगे तो 1 का तो बचेगा, तो बस हो गया काम आपका। यहाँ से 503 हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि आपको बहुत बड़ी गुणा से बचा दिया। नहीं तो 251 ऐसे लिखते, बेटा ध्यान नहीं देंगे, 252 ऐसे 252 लिखते, तब गुणा करते, और 251 और 251 तब इसका गुणा करते, फिर जाके इसमें से इसको घटाते, तब ये बहुत लंबा सवाल हो जाता। इसमें आपने बिल्कुल मेहनत ही नहीं करी और सीधा आंसर ही बता दिया, समझ लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। और 17 नंबर क्वेश्चन तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखे होंगे, तुरंत आंसर ही आपको याद हो गया होगा कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जरा एक बार नज़र डाल देते हैं चतुर्थांश पे। चतुर्थांश कौन होता है, 1 होता है ये, 2 होता है ये, 3 होता है ये, और 4 होता है ये चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। और इसमें देखिए दोनों प्लस प्लस होते हैं, मतलब x और y दोनों प्लस होते हैं। इसको हम नाम देते हैं x और इसको y बोलते हैं, इधर x डैश आप बोल सकते हैं, इधर y डैश बोल सकते हैं। ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, सब आपको पता है। फिलहाल मूल बिंदु से आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर प्लस प्लस हो गया। इधर सेकंड में लिखेंगे माइनस और प्लस, थर्ड में लिखेंगे माइनस और माइनस, ये हो गया माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस और माइनस। ये कंडीशन होती है चतुर्थांश में। इस आधार पे हम जान सकते हैं कि कौन सा निर्देशांक या कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। -3,5 जरा बताइए, -3,5 तो किस चतुर्थांश में पड़ गया, माइनस पहला, दूसरा प्लस सेकंड चतुर्थांश में। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका सेकंड चतुर्थांश, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, और ऑप्शन भी दूसरा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यह ज्ञात है कि x + y 10 के बराबर है और x + y + z = 10 + z है, तो आपको ये यूक्लिड की कौन सी कथन को बताता है।
ठीक है, तो यूक्लिड के कथन 3 है, आपको पता होना, सॉरी 4 कथन है। तो यहाँ पर यूक्लिड के कथन की हम बात करें तो ये जो है दूसरे कथन को बताता है। यूक्लिड ने ये बताया था कि जितना हम इधर जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में उतना ही यदि राइट साइड में जोड़ेंगे, और यदि पहले से कोई चीज़ बराबर है उनमें तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। देखो इन्होंने क्या कहा, ये है x प्लस वाई 10 के बराबर, तो x प्लस वाई और ये देखिए 10 हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। देखो ये चीज़ x प्लस वाई 10 हो गया, तो x प्लस वाई, तो z किसके बराबर, ये आ गया, ये नहीं। तो ये कौन सी थ्योरी, कौन सा इनकी अपग्रहित हो गई, ये हो गई इनकी सेकंड अपग्रहित हुई यूक्लिड की दूसरी वाली। तो उन्होंने ये बताया था कि यदि दो चीज़ें कोई बराबर हैं और उसमें हम बराबर चीज़ ऐड करते हैं तो जो मान बचता है वो आपस में बराबर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और 19 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है घुमा करके दिया हुआ है, और ऐसा सवाल हम लगा भी चुके हैं, तो भाई उसी तरह से इसको भी बना लीजिएगा। ये ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे कोई नाम कोई नहीं देंगे, बट ट्रायंगल ही बनाएंगे, ये वाला, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या देखेंगे, देखो पी क्यू ये लिख लेंगे, पी और क्यू, ई एफ, तो मैं यहाँ पर ई लिख लेता हूँ, यहाँ पर एफ लिख लेता हूँ। अब ये फिक्स नहीं है कि ई यहाँ रहेगा कि एफ यहाँ रहेगा, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं, क्योंकि मैं पी और क्यू को फिक्स कर लेता हूँ। तो ये दोनों आपस में बराबर थे, तो जरा से मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है और कहा ये दोनों हमारे लाइनें बराबर थी। क्यू आर यहाँ लिख लेते हैं, और ये लाइन क्यू आर जो थी वो एफ डी के बराबर, एफ डी मतलब यहाँ डी लिख लीजिएगा, अब क्लियर हो गया, ये दोनों बराबर हो गई। यहाँ पे चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ये वाला हो गया क्यू आर और ये एफ डी दोनों बराबर हैं। तीसरा रह गया कौन सा, आर पी, ये वाली लाइन, ये हो गई आर पी लाइन, इसको दिखा दिया है, और ये डी ई के बराबर, ये चीज़ उन्होंने बराबर बताई है, ठीक है। तो जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि पी क्यू आर में पी क्यू जो लाइन है वो ई एफ लाइन के बराबर है। यहाँ पर पी क्यू लाइन को मैंने ई एफ लाइन के बराबर बता दिया है, और क्यू आर लाइन को एफ डी लाइन बता दिया है, और पी आर लाइन को डी ई लाइन बता दिया। अब क्या होगा, यदि इसको हम उठा के इसे रखें बेटा, तो ये पी ई को इंडिकेट करेगा, यानी कि कहने का मतलब होगा पी और इधर ई लिख लीजिएगा, इधर आर क्यू लिख लीजिएगा, तो इधर एफ लिख लीजिएगा, और इधर आर लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर डी लिख लीजिएगा। तो पी क्यू आर ई एफ डी, पी क्यू आर ई एफ डी, ये रिलेशन दिखा। अब जरा मिला लीजिएगा, पी यहाँ पर है तो पी के सामने ई होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो पी यहाँ डी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर आर लिखा है तो आर के बाद डी होना चाहिए, आर यहाँ लिखा और डी यहाँ नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्यू के कंपेरिजन में एफ होना चाहिए, तो ये क्यू के कंपेरिजन में एफ तो मिल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये एक लाइन, ये बात तो सही है। लेकिन और भी आगे देखें क्या है, पी जो है वो ई के कंपेरिजन में होना चाहिए, ये पी है, पी और एफ, देखो यहीं पर गड़बड़ हो गया, पी और क्या दिखाया उन्होंने, डी, जबकि पी क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए ई के कंपेरिजन में, उन्होंने क्या दिया है, पी को ई कर दिया, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं। जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि हमने एक एक को मिलाया। देखो यहाँ पर जो क्यू था, एक बार फिर से देखिएगा, अरे ये क्यू था वो एफ के कंपेरिजन में है, तो यहाँ जरा देखिए क्यू एफ, ये तो मिल गया भाई, इतने से काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए अगला P, देखिए पी ई होना चाहिए, देखिए पी ई होना चाहिए, यहाँ पर P को D बोला है, यदि ये यहाँ आ जाता तब तो बात बन जाती, इसलिए ऑप्शन हमारा C भी गलत है। तो फिर हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, त्रिभुज, ये हो गया PQR सर्वांगसम त्रिभुज EFD, और ये ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो धीरे धीरे चलते चलते और पहुंच गए हम आखिरी क्वेश्चन में, जो हमारा टारगेट था 20 क्वेश्चन आपको रटवाना।
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है वो हमको बताना है। तो परिमेय संख्या कौन है? अंडर रूट के अंदर है तो बड़ी आसान है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो हो गई परिमेय संख्या, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिए भाई जल्दी से। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट जो 8 है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, क्योंकि 4 गुणे 2 2 अंडर रूट 4 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 निकलना 2, तो यही तो संख्या हो गई परिमेय संख्या। तो ये हो गई परिमेय संख्या 4। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताइए भाई। कितनी आपने मेहनत की वो भी आप बताइए, और कितनी हमने मेहनत की वो भी आप जरूर बताइए। सेशन अच्छा लगा हो जरूर आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए भाई, अच्छे ढंग से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही फायदा आपका होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों के विचार आएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो आप मेहनत भी अच्छी करेंगे। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।